ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 46। नियुक्ति का समय आया। घड़ी ने 11:45 का समय बताया जब लंदन ब्रिज पर दो लोग दिखाई दिए। पहला, जो तेजी से आगे बढ़ रहा था, एक महिला थी जो चारों ओर उत्सुकता से देख रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। दूसरा एक आदमी था जो गहरे अंधेरे में छिपते हुए कुछ दूरी से उसका पीछा कर रहा था। वह तभी रुकता जब महिला रुकती, और जब वह चलती तो वह चुपके से उसके पीछे पीछे चलता, लेकिन कभी भी उसके बहुत पास नहीं जाता। इस तरह वे पुल पार करते हुए मिडलसेक्स से सरे किनारे की ओर बढ़े। महिला ने जब पैदल यात्रियों को ध्यान से देखने के बाद भी किसी को न पाया तो वापस मुड़ गई। यह अचानक हुआ, लेकिन जो व्यक्ति उसका पीछा कर रहा था वह सतर्क था। वह पुल के एक कोने में जाकर छिप गया और झुककर पुल की दीवार के पीछे अपनी आकृति छिपा ली, जिससे महिला उसे देख न सके। जब वह फिर से उतनी ही दूर पहुंच गई तो वह चुपचाप फिर से उसके पीछे हो लिया। पुल के लगभग बीच में पहुंचकर महिला रुक गई। आदमी भी रुक गया। रात बहुत अंधेरी थी। दिन अच्छा नहीं था और उस समय और जगह पर बहुत कम लोग इधर-उधर घूम रहे थे। जो लोग वहां से गुजरे उन्होंने महिला और उसका पीछा करने वाले आदमी को या तो देखा नहीं या ध्यान नहीं दिया। उनका ऐसा रूप रंग नहीं था जो किसी को आकर्षित करता, खासकर उन गरीब लोगों को जो उस रात लंदन के ठंडे पुलों या बेघर जगहों की तलाश में थे। वे दोनों चुपचाप खड़े थे, न तो उन्होंने किसी से बात की न ही किसी ने उनसे। नदी पर धुंध छाई हुई थी, जिसने घाटों पर खड़े छोटे जहाजों पर जलती आग की लाल चमक को और गहरा कर दिया था, और नदी के किनारे की धुंधली इमारतों को और अंधेरा कर दिया था। दोनों तरफ के पुराने धुएं से सने गोदाम भारी और उदास दिखाई दे रहे थे, जो छतों और दीवारों के घने समूह से ऊपर उठते थे और पानी पर ऐसे झुके थे जो उनके भारी आकार को भी प्रतिबिंबित करने में असमर्थ था। पुराने सेंट सेवियर चर्च की मीनार और सेंट मैग्नस की मीनार, जो लंबे समय से इस पुराने पुल की रक्षक थीं, धुंधलेपन में दिखाई दे रही थीं, लेकिन पुल के नीचे जहाजों का वन और ऊपर की ओर बिखरी हुई चर्चों की मीनारें लगभग पूरी तरह छिपी हुई थीं। लड़की ने कुछ बेचैन कदम इधर-उधर लिए, जबकि उसका पीछा करने वाला आदमी उसे छिपकर देखता रहा। तभी सेंट पॉल्स के भारी घंटे ने एक और दिन के अंत की घोषणा की। आधी रात हो चुकी थी। महल, जेल, पागलखाना और जहां लोग जन्म, मृत्यु, स्वास्थ्य और बीमारी का सामना कर रहे थे, आधी रात उन सभी पर छा गई थी। घड़ी ने अभी 2 मिनट ही बजाए थे जब एक युवती एक सफेद बालों वाले सज्जन के साथ एक गाड़ी से उतरी जो पुल से कुछ दूरी पर रुकी थी। गाड़ी को छोड़कर वे सीधे पुल की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने पुल पर कदम रखा, लड़की चौंक गई और तुरंत उनकी ओर बढ़ी। वे आगे बढ़ते रहे, चारों ओर ऐसे देख रहे थे जैसे उन्हें किसी की हल्की उम्मीद हो, लेकिन तभी लड़की उनके पास आ गई। वे आश्चर्य से रुक गए, लेकिन तुरंत अपना आश्चर्य दबा लिया क्योंकि एक देहाती कपड़े पहने आदमी पास आकर उनके बगल से गुजरा। यहाँ नहीं, नैन्सी ने जल्दी से कहा, मुझे यहाँ बात करने से डर लग रहा है। बाहर चलो, सार्वजनिक रास्ते से दूर, वहाँ सीढ़ियों की ओर। जैसे ही उसने यह कहा और सीढ़ियों की दिशा में इशारा किया, वह आदमी जो देहाती दिख रहा था चारों ओर देखने लगा और यह कहते हुए आगे बढ़ा, पूरी सड़क पर कब्जा क्यों कर रखा है? लड़की ने जिन सीढ़ियों की ओर इशारा किया था वे सरे किनारे पर थीं और उसी पुल के किनारे पर थीं जहां सेंट सेवियर चर्च स्थित था। उस जगह पर देहाती रूप वाला आदमी चुपचाप पहुंच गया। जगह का जायजा लेने के बाद वह नीचे उतरने लगा। यह सीढ़ियां पुल का हिस्सा हैं। ये 3 हिस्सों में बंटी हुई हैं।
दूसरी सीढ़ी के अंत के ठीक नीचे बाईं ओर की पत्थर की दीवार एक सजावटी खंभे पर खत्म होती है, जो थेम्स नदी की ओर मुंह करता है। इस बिंदु पर निचली सीढ़ियां चौड़ी हो जाती हैं, जिससे अगर कोई व्यक्ति दीवार के उस कोने पर मुड़ता है तो ऊपर की सीढ़ियों पर मौजूद कोई भी उसे नहीं देख सकता, भले ही वह बस एक कदम दूर हो। देहाती आदमी ने जब इस जगह पर पहुंचा तो जल्दी से चारों ओर देखा, और क्योंकि छिपने के लिए कोई बेहतर जगह नहीं थी और ज्वार के उतरने से वहां काफी जगह थी, वह खंभे के पास अपनी पीठ लगाकर एक ओर खिसक गया और वहीं इंतजार करने लगा। उसे पूरा यकीन था कि वे लोग और नीचे नहीं आएंगे, और भले ही वह उनकी बातें सुन न पाए, वह सुरक्षित रूप से उनका पीछा कर सकेगा। यह समय इस सुनसान जगह में बहुत धीरे धीरे बीत रहा था, और जासूस इतना उत्सुक था कि इस मुलाकात के कारणों को समझ सके, जो उसके अनुमान से बहुत अलग था। उसने एक बार से ज्यादा हार मानने की सोची और खुद को समझाया कि या तो वे लोग ऊपर कहीं रुक गए हैं या किसी और ही जगह पर जाकर अपनी रहस्यमयी बातचीत कर रहे हैं। वह अपने छिपने की जगह से बाहर निकलने ही वाला था और ऊपर सड़क की ओर जाने ही वाला था, तभी उसे कदमों की आवाज सुनाई दी और तुरंत उसके कानों के पास ही बातचीत की आवाजें आने लगीं। वह सीधा खड़ा हो गया, दीवार से सटकर, और सांस रोकते हुए ध्यान से सुनने लगा। यहीं तक काफी है, एक आवाज आई जो स्पष्ट रूप से उस सज्जन की थी। मैं इस युवती को और आगे जाने नहीं दूंगा। कई लोग तो आप पर इतना भी भरोसा नहीं करते कि यहाँ तक भी आते, लेकिन देखिए, मैंने आपको आपकी बात मानने दी। मुझे खुश करने के लिए उस लड़की की आवाज सुनाई दी, जिसका वह पीछा कर रहा था। आप तो बहुत सोचते हैं, साहब। मुझे खुश करने के लिए? खैर, कोई बात नहीं। क्यों? सज्जन ने दयालु स्वर में कहा। आप हमें इस अजीब जगह पर क्यों लाईं? क्यों नहीं ऊपर ही बात कर लेने दी, जहां रोशनी है और कुछ लोग हैं, बजाय हमें इस अंधेरी और डरावनी जगह लाने के? मैंने आपको पहले ही कहा था, नैसी ने जवाब दिया, कि मुझे वहां बात करने से डर लग रहा था। मुझे नहीं पता क्यों, लड़की ने कांपते हुए कहा, लेकिन आज रात मुझे इतनी घबराहट हो रही है कि खड़ा भी नहीं हो पा रही। किस चीज का डर? सज्जन ने पूछा, जो उसकी स्थिति पर दया कर रहे थे। मुझे भी ठीक से नहीं पता किसका, लड़की ने जवाब दिया। काश मुझे पता होता। पूरे दिन मेरे मन में भयानक ख्याल थे, मौत के, खून से सने कफन के, और ऐसा डर कि मैं जैसे जल रही हूं। आज रात मैंने समय काटने के लिए एक किताब पढ़ी और वही ख्याल उसमें भी आ गए। यह आपकी कल्पना है, सज्जन ने उसे शांत करते हुए कहा। कोई कल्पना नहीं, लड़की ने कर्कश आवाज में कहा। मैं कसम खाकर कह सकती हूं कि मैंने हर पन्ने पर ताबूत बड़े काले अक्षरों में लिखा हुआ देखा, हाँ, और आज रात सड़क पर एक असली ताबूत मेरे पास से गुजरा। इसमें कुछ असामान्य नहीं है, सज्जन ने कहा। मुझसे भी कई बार ऐसा गुजरा है। असली वाले? लड़की ने जवाब दिया। यह असली नहीं था। उसके बोलने के तरीके में कुछ इतना असामान्य था कि छिपे हुए श्रोता की रूह कांप गई और उसका खून जम गया। उसे इतना सुकून कभी नहीं मिला जितना तब, जब उसने उस युवती की मीठी आवाज सुनी, जो लड़की से विनती कर रही थी कि वह शांत हो जाए और ऐसे भयानक ख्यालों का शिकार न बने। उससे दयालुता से बात करो, युवती ने अपने साथी से कहा। बेचारी, उसे इसकी जरूरत लगती है। तुम्हारे घमंडी धार्मिक लोग आज मुझे ऐसे देखकर अपने सिर ऊंचे कर लेते और आग और सजा की बातें करते, लड़की ने कहा। ओह प्यारी बीबी, क्यों? वे लोग जो खुद को भगवान के लोग कहते हैं, हम गरीबों के साथ आप जितने दयालु और अच्छे नहीं होते, जबकि आपके पास तो जवान उम्र, खूबसूरती और वो सब है जो उन्होंने खो दिया है। आप तो थोड़ा घमंड कर सकती थीं।
लेकिन आप और भी विनम्र हैं। आह, सज्जन ने कहा। एक तुर्क जब अपने चेहरे को अच्छी तरह धो लेता है तो पूर्व की ओर मुंह करके प्रार्थना करता है। ये अच्छे लोग जब उन्होंने अपने चेहरों को दुनिया के खिलाफ रगड़कर मुस्कान मिटा दी होती है तो उतनी ही नियमितता से स्वर्ग के सबसे अंधेरे हिस्से की ओर मुंह करते हैं। मुसलमान और पाखंडी के बीच मैं पहले वाले को पसंद करता हूँ। ये शब्द शायद उस युवती से कहे गए थे और शायद नैन्सी को खुद को संभालने के लिए समय देने के इरादे से बोले गए थे। इसके बाद सज्जन ने खुद नैन्सी से बात की। तुम पिछले रविवार की रात यहाँ नहीं आई थीं, उन्होंने कहा। मैं नहीं आ सकी, नैन्सी ने जवाब दिया। मुझे जबरदस्ती रोका गया था। किसने रोका? जिसके बारे में मैंने पहले इस युवती को बताया था। मुझे उम्मीद है कि तुम पर इस बात का शक नहीं हुआ कि तुम किसी से उस विषय पर बात कर रही हो जिस वजह से हम आज रात यहाँ इकट्ठा हुए हैं, बूढ़े सज्जन ने पूछा। नहीं, लड़की ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया। उसे छोड़कर आना मेरे लिए बहुत आसान नहीं है जब तक उसे पता न हो कि मैं क्यों जा रही हूँ। मैं उसे लाडेनम नहीं पिला सकी थी। क्या वह तुम्हारे लौटने से पहले जाग गया था? सज्जन ने पूछा। नहीं, और न ही उसे और न ही किसी और को मुझ पर शक है। अच्छा, सज्जन ने कहा। अब मेरी बात सुनो। मैं तैयार हूं, लड़की ने जवाब दिया जब वह एक पल के लिए रुके। इस युवती ने, सज्जन ने शुरू किया, मुझे और कुछ और भरोसेमंद दोस्तों को वह सब बताया जो तुमने उसे करीब 15 दिन पहले बताया था। शुरू में मुझे थोड़ा संदेह था कि क्या तुम पर पूरी तरह भरोसा किया जा सकता है, लेकिन अब मैं दृढ़ता से मानता हूं कि तुम सच्ची हो। मैं हूं, लड़की ने गंभीरता से कहा। मैं फिर से कहता हूं कि मुझे अब पूरा भरोसा है। तुम्हें यह साबित करने के लिए कि मैं तुम पर विश्वास करने को तैयार हूं, मैं बिना किसी झिझक के बताता हूं कि हम इस आदमी मोक्स से उसका रहस्य किसी भी तरह उगलवाने की योजना बना रहे हैं, चाहे वह जो भी हो। लेकिन अगर सज्जन ने कहा, उसे पकड़ना संभव नहीं होता, या अगर पकड़ भी लिया तो उस पर वैसा असर नहीं होता जैसा हम चाहते हैं, तो तुम्हें उस यहूदी को सौंपना होगा। फैगिन, लड़की ने पीछे हटते हुए कहा। उसे तुम्हें ही सौंपना होगा, सज्जन ने कहा। मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं कभी ऐसा नहीं करूंगी, लड़की ने जवाब दिया। वह चाहे शैतान हो और जैसा भी उसने मेरे साथ किया हो, मैं यह काम कभी नहीं करूंगी। तुम नहीं करोगी? सज्जन ने कहा, जो इस जवाब के लिए पूरी तरह तैयार दिखे। कभी नहीं, लड़की ने जवाब दिया। क्यों नहीं? एक कारण तो, लड़की ने मजबूती से कहा, एक कारण जो यह युवती जानती है और मुझे भरोसा है कि वह मेरे साथ खड़ी रहेगी क्योंकि मुझे उसका वादा मिला है। और दूसरा कारण यह भी है कि जितनी बुरी जिंदगी उसने जी है, मैंने भी बुरी जिंदगी जी है। हम में से कई लोग एक ही रास्ते पर रहे हैं और मैं उन पर पलटवार नहीं करूंगी जो बुरे होने के बावजूद मुझ पर पलटवार कर सकते थे, लेकिन नहीं किया। तो सज्जन ने तेजी से कहा, जैसे कि यही वह बात थी जिस तक वह पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। मोक्स को मेरे हवाले कर दो और उसे मुझ पर छोड़ दो। अगर वह दूसरों के खिलाफ पलट गया तो? मैं तुम्हें वादा करता हूं कि ऐसे मामले में अगर उससे सच बाहर निकाला गया तो वही मामला खत्म हो जाएगा। ओलिवर की छोटी कहानी में ऐसी बातें होंगी जिन्हें सार्वजनिक रूप से उजागर करना दुखद होगा, और अगर एक बार सच सामने आ गया तो वे बिना सजा के छूट जाएंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ? लड़की ने पूछा। तो सज्जन ने कहा, इस फैगिन को तुम्हारी सहमति के बिना न्याय के सामने नहीं लाया जाएगा। ऐसे मामले में मैं तुम्हें ऐसे कारण दिखा सकता हूं जो मुझे लगता है कि तुम्हें सहमति देने के लिए प्रेरित करेंगे। क्या इस पर मुझे युवती का वादा है? लड़की ने पूछा। हाँ, रोज ने जवाब दिया।
मेरा सच्चा और ईमानदार वादा। मोक्स कभी यह नहीं जान पाएगा कि तुम यह सब कैसे जानती हो। लड़की ने थोड़ी देर चुप रहने के बाद पूछा। कभी नहीं, सज्जन ने जवाब दिया। उसके ऊपर ऐसी जानकारी लाई जाएगी जिसका वह कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकेगा। मैं झूठी रही हूँ और बचपन से ही झूठों के बीच रही हूँ। लड़की ने थोड़ी देर की चुप्पी के बाद कहा, लेकिन मैं तुम्हारी बातों पर भरोसा करूंगी। दोनों से यह आश्वासन मिलने के बाद कि वह ऐसा सुरक्षित रूप से कर सकती है, उसने बहुत धीमी आवाज में बोलना शुरू किया, इतना धीमा कि सुनने वाले के लिए उसका मतलब समझना भी मुश्किल हो रहा था। वह उस सार्वजनिक घर का नाम और स्थान बताने लगी जहां से उसे उस रात पीछा किया गया था। जिस तरह से वह कभी कभी रुकती, उससे ऐसा लग रहा था कि सज्जन जल्दी से उसकी दी हुई जानकारी के कुछ नोट्स ले रहे थे। जब उसने उस जगह के बारे में विस्तार से बता दिया, वहां नजर रखने के लिए सबसे अच्छा स्थान और वह रात और समय जब मोक्स वहां अक्सर आता था, तब उसने कुछ देर के लिए रुककर उसके हाव भाव और शक्ल को अपनी याद में ताज़ा किया। वह लंबा है, लड़की ने कहा, और मजबूत शरीर वाला है, लेकिन मोटा नहीं है। उसकी चाल छिपी हुई है और चलते वक्त वह बार बार अपने कंधे के ऊपर देखता है, पहले एक तरफ फिर दूसरी तरफ। इसे मत भूलना, क्योंकि उसकी आंखें सिर में इतनी धंसी हुई हैं कि आप उसे सिर्फ इसी से पहचान सकते हैं। उसका चेहरा काला है जैसे उसके बाल और आंखें, और हालांकि वह 26 या 28 से ज्यादा का नहीं हो सकता, उसका चेहरा सूखा और थका हुआ दिखता है। उसके होंठ अक्सर दांतों के निशानों से बिगड़े और काले होते हैं, क्योंकि उसे गुस्से के दौरे पड़ते हैं, और कभी कभी वह अपने हाथों को काटता है और उन्हें जख्मों से भर देता है। तुम चौंके क्यों? लड़की ने अचानक रुकते हुए पूछा। सज्जन ने जल्दी से जवाब दिया कि उन्हें ऐसा होने का एहसास नहीं था, और उन्होंने लड़की से बात जारी रखने की विनती की। इसका कुछ हिस्सा, लड़की ने कहा, मैंने उस घर में दूसरों से निकाला है जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था, क्योंकि मैंने उसे सिर्फ 2 बार देखा है और दोनों बार वह एक बड़े कोट में ढका हुआ था। मुझे लगता है कि यही सब है जिससे तुम उसे पहचान सकते हो। रुको, हाँ, उसने जोड़ा। उसके गले पर इतना ऊंचा कि जब वह अपना चेहरा घुमाता है तो उसकी गले की पट्टी के नीचे का एक हिस्सा दिखता है। वहां एक चौड़ी लाल निशान जैसे जलने या झुलसने का। सज्जन ने चिल्लाते हुए कहा। यह कैसे? लड़की ने कहा। तुम उसे जानते हो? युवती ने आश्चर्य से एक चीख निकाली, और कुछ पलों के लिए वे इतने शांत हो गए कि सुनने वाला उनकी सांसों की आवाज साफ सुन सकता था। मुझे लगता है मैं जानता हूं, सज्जन ने चुप्पी तोड़ते हुए कहा। तुम्हारे वर्णन से हम देखेंगे। बहुत से लोग एक दूसरे से काफी मिलते जुलते होते हैं। यह वही न हो भी सकता है। जब वह यह बात कह रहे थे तो उन्होंने लापरवाही का ढोंग करते हुए 1-2 कदम छिपे हुए जासूस के पास बढ़ाए, जैसा कि जासूस उनकी धीमी बड़बड़ाहट से समझ सकता था, यह वही होना चाहिए। अब उन्होंने कहा, जैसे वह वापस उसी जगह गए हों जहां पहले खड़े थे। तुमने हमारी बहुत बड़ी मदद की है, युवती, और मैं चाहता हूं कि तुम्हें इसका फायदा मिले। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकता हूं? कुछ नहीं, नैसी ने जवाब दिया। तुम ऐसा कहने पर अड़े नहीं रहोगी? सज्जन ने जवाब दिया। उनकी आवाज और दयालुता ने ऐसा जोर दिया जो किसी भी कठोर और जिद्दी दिल को पिघला सकता था। अब सोचो, मुझे बताओ। कुछ नहीं साहब, लड़की ने रोते हुए कहा। आप मेरी मदद के लिए कुछ नहीं कर सकते। मैं सचमुच हर उम्मीद से परे हूं। तुम खुद को उससे दूर कर रही हो, सज्जन ने कहा। अतीत तुम्हारे लिए एक वीरान बंजर भूमि रहा है, जहां तुम्हारी जवानी की ऊर्जा बर्बाद हुई है, और ऐसी अमूल्य संपत्ति बर्बाद हुई है जो निर्माता सिर्फ एक बार देता है और फिर कभी नहीं देता।
लेकिन भविष्य के लिए तुम्हारे पास उम्मीद हो सकती है। मैं यह नहीं कहता कि हमारे पास तुम्हें दिल और दिमाग की शांति देने की ताकत है, क्योंकि वह तुम्हें खुद ही खोजनी होगी। लेकिन एक शांत जगह, चाहे इंग्लैंड में हो या अगर तुम्हें यहाँ डर लगता है, तो किसी विदेशी देश में, यह न केवल हमारी ताकत में है बल्कि हमारी सबसे बड़ी इच्छा है कि तुम्हारे लिए सुरक्षित करें। सुबह की पहली किरण से पहले, इस नदी के जागने से पहले, तुम पूरी तरह से अपने पुराने साथियों की पहुंच से दूर हो जाओगी और ऐसा कोई निशान पीछे नहीं छोड़ोगी जैसे तुम इस क्षण पृथ्वी से गायब हो गई हो। आओ, मैं तुम्हें वापस जाकर किसी पुराने साथी से एक शब्द भी कहने के लिए, या किसी पुराने ठिकाने पर एक नज़र डालने के लिए, या उस हवा को सांस लेने के लिए नहीं कहूंगा जो तुम्हारे लिए बीमारी और मौत है। जब तक समय और मौका है, सब कुछ छोड़ दो। अब वह मान जाएगी, युवती ने चिल्लाते हुए कहा। वह हिचकिचा रही है, मुझे यकीन है। मुझे डर नहीं है, मेरी प्रिय, सज्जन ने कहा। नहीं साहब, मैं नहीं मानती, लड़की ने थोड़ी सी जद्दोजहद के बाद जवाब दिया। मैं अपनी पुरानी जिंदगी से बंधी हुई हूँ। अब मैं उससे नफरत करती हूँ और उसे घृणा करती हूँ, लेकिन मैं उसे छोड़ नहीं सकती। मैंने शायद बहुत दूर तक चली गई हूँ कि अब लौट नहीं सकती, और फिर भी मुझे नहीं पता, अगर आप मुझसे पहले इस तरह से बात करते तो मैं इसे हंसी में उड़ा देती। लेकिन उसने जल्दी से चारों ओर देखते हुए कहा, फिर से यह डर मुझ पर हावी हो रहा है। मुझे घर जाना होगा। घर, युवती ने उस शब्द पर जोर देते हुए दोहराया। घर मैडम, लड़की ने जवाब दिया। ऐसा घर जो मैंने अपनी पूरी जिंदगी की मेहनत से खुद बनाया है। हमें अलग होना चाहिए। मुझे कोई देख रहा होगा या मैं नजर में आ गई हूं। जाओ, जाओ। अगर मैंने तुम्हारी कोई सेवा की है, तो बस इतना ही मांगती हूं कि तुम मुझे छोड़ दो और मुझे अकेले अपने रास्ते पर जाने दो। यह बेकार है, सज्जन ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा। शायद हम यहाँ रुककर उसकी सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं। हम उसे पहले ही जितना उसने सोचा था उससे ज्यादा देर तक रोक चुके हैं। हाँ हाँ, लड़की ने जोर देकर कहा। तुमने ऐसा ही किया है। क्या? युवती ने चिल्लाते हुए कहा। इस गरीब प्राणी के जीवन का अंत क्या हो सकता है? क्या? लड़की ने दोहराया। तुम सामने देखो मैडम। उस काले पानी को देखो। कितनी बार तुमने सुना होगा ऐसे लोगों के बारे में जैसे मैं हूं, जो नदी में कूद जाते हैं और उनके पीछे कोई ऐसा जीवित नहीं रहता जो उनकी परवाह करे या उनके लिए रोए। यह सालों बाद हो सकता है या यह कुछ ही महीनों में हो सकता है, लेकिन अंत में मुझे ऐसा ही करना होगा। ऐसा मत कहो कृपया, युवती ने रोते हुए कहा। यह बात कभी तुम्हारे कानों तक नहीं पहुंचेगी प्रिय मैडम, और भगवान न करे कि तुम ऐसे डरावने हादसे देखो, लड़की ने जवाब दिया। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। सज्जन मुड़कर जाने लगे। यह पर्स, युवती ने पुकारा। इसे मेरे लिए रख लो, ताकि मुसीबत और जरूरत की घड़ी में तुम्हारे पास कुछ सहारा हो। नहीं, लड़की ने जवाब दिया। मैंने यह सब पैसे के लिए नहीं किया है। मुझे यह सोचने दो। और फिर भी मुझे कुछ ऐसा दो जो तुमने पहना हो। मैं कुछ रखना चाहूंगी। नहीं नहीं, कोई अंगूठी नहीं, तुम्हारे दस्ताने या रुमाल, कुछ भी जो तुम्हारा हो प्यारी मैडम। लो। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। लड़की की हिंसक बेचैनी और यह डर कि कहीं उसे पकड़कर बुरा व्यवहार न किया जाए, सज्जन को उसे उसी तरह छोड़ने के लिए प्रेरित करता दिखाई दिया जैसा उसने अनुरोध किया था। पीछे हटते कदमों की आवाज सुनाई दी और आवाजें बंद हो गईं।
युवती और उसके साथी की दो आकृतियां थोड़ी देर बाद पुल पर दिखाई दीं। वे सीढ़ियों के शीर्ष पर रुक गए। सुनो, युवती ने कहा सुनते हुए। क्या उसने पुकारा? मुझे उसकी आवाज सुनाई दी। नहीं मेरी प्रिय, श्री ब्राउनलो ने उदासी से पीछे देखते हुए जवाब दिया। वह हिली नहीं है और जब तक हम चले नहीं जाते तब तक हिलेगी भी नहीं। रोज मेली थोड़ा रुकी, लेकिन बूढ़े सज्जन ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर उसे धीरे से लेकिन मजबूती से आगे बढ़ा दिया। जैसे ही वे गायब हुए, लड़की लगभग पूरी लंबाई में एक पत्थर की सीढ़ी पर गिर पड़ी और अपने दिल के दर्द को कड़वे आंसुओं में बहा दिया। थोड़ी देर बाद वह उठी और कमजोर और लड़खड़ाते कदमों से सड़क की ओर बढ़ी। आश्चर्यचकित सुनने वाला कुछ मिनटों तक वहीं चुपचाप खड़ा रहा और चारों ओर कई सतर्क निगाहें डालने के बाद कि वह फिर से अकेला था, धीरे धीरे अपनी छिपने की जगह से निकल आया और उसी तरह दीवार की छाया में सावधानी से लौट गया जैसा वह उतरा था। जब वह शीर्ष पर पहुंचा तो उसने यह सुनिश्चित करने के लिए एक से अधिक बार बाहर झांका कि कोई उसे नहीं देख रहा है, और फिर नूह क्लेपोल पूरी गति से यहूदी के घर की ओर भागा, जितनी तेजी से उसके पैर उसे ले जा सकते थे।